वेलकम टू जैक ट्यूटोरियल्स। मैं आपको इस वीडियो में वोकैबुलरी याद करने के तरीकों के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो। और पूरी दुनिया में अगर आप किसी भी स्टूडेंट से यह पूछेंगे कि क्या तुम अपनी वोकैबुलरी अच्छी करना चाहते हो, तो वो मना कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। अब वोकैबुलरी इंप्रूव करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? तो वो यह होता है कि स्टूडेंट्स अपने स्कूल के या कॉलेज के इंग्लिश टीचर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि साहब, मुझे वोकैबुलरी सीखना है, मैं गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे बताइए कि मैं कैसे वोकैबुलरी याद कर सकता हूँ। तो टीचर क्या करते हैं, उनको एक जनरल सा आइडिया दे देते हैं कि भाई तुम ऐसा ऐसा कर लो तो तुम वोकैबुलरी सीख जाओगे। तो तुम्हारी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी। थोड़े दिन बाद जब स्टूडेंट फिर से अपने टीचर के पास जाता है और उनसे यह कहता है कि साहब, मैंने जैसा आपने कहा था वैसा मैंने किया, लेकिन मुझे याद नहीं हो रहा है वोकैबुलरी, मेरी वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं हो रही है। तो टीचर उसे बताते हैं कि बेटा तुम थोड़ी और मेहनत करो, वोकैबुलरी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। देखिए, वोकैबुलरी सीखने के कुल 10 तरीके होते हैं। मैं आपको वो सभी तरीके बताऊंगा और उनमें से सबसे इफेक्टिव कौन सा तरीका है और कब किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए वह भी आपको समझाऊंगा। और उन तरीकों की खूबियाँ क्या हैं और खामियाँ क्या हैं यह भी आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। और अंत में केवल रोज़ 1 घंटा अगर आप वोकैबुलरी सीखने में लगाएंगे तो आप काफ़ी अच्छा वोकैबुलरी सीख जाएंगे। मैं ऐसी गारंटी देता हूँ आपको। मैं कौन हूँ इसके बारे में भी आप जान लीजिए। वेलकम टू जैक ट्यूटोरियल्स अबाउट मी। माय नेम इज़ सर्वेश यादव एंड मैंने ऑटोमोबाइल से बीटेक किया हुआ है। 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, यूपीएससी एस्पिरेंट। थॉट ऑफ द डे। पहले एक नई सोच और नए विचार के साथ हम आगे बढ़ते हैं। थॉट ऑफ द डे। ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर मी। अगर मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है तो वह सिर्फ मैं कर सकता हूँ, कोई दूसरा चाह के भी मेरी लाइफ में परिवर्तन या बदलाव नहीं ला सकता है। यह आप सब जानते हैं कि अगर आपकी लाइफ को बदलना है तो वो सिर्फ आप हो जो उसके लिए प्रयास कर सकते हो। कोई कितना भी प्रयास करे, पर आपकी लाइफ में बदलाव तभी आएगा जब तक आप प्रयास करेंगे अपनी लाइफ को बदलने के लिए। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, कोई चाह के भी कितना भी प्रेशर आए, आप अपने लाइफ बदल नहीं सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी शुरुआत करते हैं नई जर्नी की। इसके अंदर आपको लाइफ चेंजिंग, अगर आपको इंप्रूव करना है अपनी वोकैबुलरी, तो आपको डेली अपने लाइफ में 1 घंटा वोकैबुलरी के लिए देना पड़ेगा। फर्स्ट तरीका है स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स क्या होते हैं? स्टिकी नोट्स में हम करते ये हैं कि कुछ वर्ड्स लेते हैं, एक वर्ड्स का एक स्टिकी नोट्स के ऊपर लिखते हैं, उस वर्ड्स के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उस वर्ड्स के बारे में जितनी भी जानकारी हमें पता होती है वो सब हम उस स्टिकी नोट्स में लिख देते हैं। और उससे जहाँ भी हम सुबह उठकर ब्रश करने जाते हैं या मिरर के सामने या फिर मतलब अपने स्टडी टेबल के सामने, हर जगह पे उस स्टिकी नोट्स को लगा देते हैं। शुरुआत में तो अच्छा लगता है, वर्ड्स भी याद होने लगते हैं, लेकिन यह तरीका बहुत ही हैफेलार हो जाता है जब हम इसे 1 हफ्ते या 1 महीने तक कंटिन्यू स्टिकर लगाते जा रहे हैं और उसे याद नहीं कर रहे हैं। तो ये जब तरीका हो जाता है तो यह बहुत ही तकलीफ देने वाला हो जाता है। लाइक आपने 1 हफ्ता यूज़ किया तो आपके घर में कुछ ऐसा दिखने लगेगा, आपके बोर्ड पर आफ्टर 1 मंथ या कुछ ऐसा दिखने लगेगा। मान लो जैसे किसी ने पूरी डिक्शनरी फाड़ कर दीवार पर चिपका दी है, आपका घर पूरा गजनी का घर लगने लगता है 1 महीने बाद। तो यह तरीका कुछ वर्ड्स तक के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे ही सारे वर्ड्स को चिपकाना शुरू करेंगे तो यह तरीका बहुत ही बेकार होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो यह तरीका मेरे ख्याल से कुछ वर्ड्स के लिए ठीक है, लेकिन यह तरीका सिस्टमेटिक नहीं है। सिस्टमेटिक तरीका होता तो कोई बात नहीं, लेकिन सिस्टमेटिक नहीं है, इससे आप प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाएंगे। सेकंड तरीका है निमोनिक्स। निमोनिक्स होता क्या है? निमोनिक्स वह होता है जिसमें अजीब सी एसोसिएशन बनाकर बच्चे वर्ड्स को याद करने की कोशिश करते हैं। मान लो मुझे निमोनिक्स को याद करना है, तो निमोनिक्स के लिए मैंने एक निमोनिक्स बनाया। वह निमोनिक्स है, मैंने मोनी को किस किया तो सब याद आ गया। ऐसा कोई अजीब सा निमोनिक्स जिससे आपको वर्ड्स को याद करने के में मदद करता है। लेकिन होता क्या है, जब आप अपनी निमोनिक्स को ही भूल गए, जब आपने वह अजीब सी एसोसिएशन जो बनाई थी, जब आप वही भूल जाते हैं तो काला अक्षर भैंस बराबर, आपको सब कुछ चीज़ें याद ही नहीं आता, उसकी निमोनिक्स से आप भूल जाते हैं, उसकी एसोसिएशन ही याद नहीं आती है। और अक्सर ऐसा ही होता है, जब आप कोई निमोनिक्स बनाते हैं और उसे आप याद नहीं, मतलब आप उसे बराबर रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो यह एक्चुअली होता क्या है, ये जो है 16 दिन की विंडो होती है। दिस विंडो इज ओनली फॉर 16 days। मतलब 16 दिन तक कोई भी निमोनिक्स आपको याद रहती है, लेकिन 16 दिन बाद अगर आपने उसको रिवीजन नहीं किया तो यह निमोनिक्स आपको भूल जाने वाली है। तो आप आराम से 80% वर्ड्स तो भूल जाएंगे। तो निमोनिक्स काफ़ी जगह पे इस्तेमाल होता है, वहाँ याद भी रहता है, लेकिन वोकैबुलरी सीखने के लिए यह तरीका बहुत ही बेकार है। जैसे कॉन्फ्लेशन। कॉन्फ्लेशन का निमोनिक्स बनाया गया है, कॉर्नफ्लेक्स मिल्क में मिक्स करके खाते हैं। कॉन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है मिक्सचर।
तो कॉर्नफ्लेक्स मिल्क में मिक्स करके खाते हैं, ऐसा बना के कॉर्नफ्लेशन का को याद करने का तरीका बनाया गया है। तो कभी कभी इफेक्टिव है, कभी कभी इनइफेक्टिव है। नेक्स्ट तरीका है क्रॉसवर्ड पजल। अच्छा, क्रॉसवर्ड पजल के बारे में मैं आपको एक बता दूं कि यह तरीका सिखाड़ियों के लिए नहीं है, यह तरीका खिलाड़ियों के लिए है। क्यों? क्योंकि क्रॉसवर्ड पजल में होता क्या है कि हमें अगर वोकैबुलरी आती है तब तो हम उन वर्ड्स की अच्छे से डिफाइन, मतलब उस वर्ड की मीनिंग जान के उसको हम लोग अच्छे से अरेंज कर सकते हैं पजल्स में। अदरवाइज आधा घंटा 1 घंटा होने के बाद भी हम 2 से 4 वर्ड्स ही बना पाएंगे और उसके बाद हम वोकैबुलरी सीखने की हमारी इच्छा ही खत्म हो जाती है। तो यह तो स्वयं सिद्ध बात है कि अगर वोकैबुलरी हमें सीखना है तो क्रॉसवर्ड पजल हमारे लिए नहीं है। अगर आपको वोकैबुलरी आती है तो अपने स्तर को ऊंचा बनाए रखने के लिए यह तरीका बेस्ट है, क्रॉसवर्ड पजल तरीका। अगर आपकी वोकैबुलरी पहले से ही अच्छी है तो और भी उसे इंप्रूव करने के लिए क्रॉसवर्ड पजल बेस्ट तरीका है। और यह तरीका जो अच्छे सीखे हुए विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छा है। इसके लिए गेम भी आता है मोबाइल में जिसमें आप क्रॉसवर्ड पजल खेल सकते हैं। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से आप जब भी वोकैबुलरी सीखने का प्रयास करते हैं तो होता क्या है कि आप काफ़ी इफेक्टिवली सीखते तो हैं, लेकिन क्या होता है कि यह तरीका बहुत ही बोरिंग है। ये तरीका बहुत ही बोरिंग है। इसमें बच्चे अगर द हिंदू न्यूज़पेपर का 2-3 पैराग्राफ भी स्टार्ट करते हैं और कुछ समय बाद वो बोर हो जाते हैं इतना कि मतलब पेपर उठा के फेंक देते हैं, और उनका इंग्लिश वोकैबुलरी सीखने का जिस मकसद से उन्होंने पेपर खरीदा होता है 10 रुपये का, वो पेपर भी मतलब कि वो पूरा पढ़ते नहीं हैं। तो यह तरीका बहुत ही बोरिंग है, कतई बोरिंग तरीका है। तो अच्छा तरीका है, इफेक्टिव है, लेकिन बोरिंग है, इसीलिए ज़्यादा बच्चे इसे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और मेन थिंग क्या है कि रिलेटेड वर्ड्स मिलना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, 10 वर्ड्स 10 सेंटेंसेस इज इक्वल टू 1000 वर्ड 1000 सेंटेंसेस। अब होता क्या है, यह तरीका सबसे अच्छा और मुझे भी बहुत यूजफुल तरीका लगता है। 10 वर्ड्स 10 सेंटेंसेस मतलब क्या, आपने 10 वर्ड्स चूज़ किए, 10 रिलेटेड वर्ड्स जिसका एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन हो, ऐसे वर्ड्स आपने चूज़ किए और ऐसे वर्ड्स के आपने सेंटेंसेस फ्रेम करने की कोशिश की, और उसके बाद में आपने उन सेंटेंसेस को फ्रेम करके उसे एक नोटबुक में लिख दिया। और ऐसे करते करते आपके पास 10 वर्ड्स की 10 सेंटेंसेस डेली आप डायरी में नोट करते जा रहे हैं। ऐसे 1 महीने में 300 और 3 महीने में 900 ऐसे आपके बढ़ते जाएंगे। अब होता क्या है कि बच्चे इनका प्रॉपर रिवीजन नहीं करते हैं, तब तकलीफ होती है। अदरवाइज तरीका अच्छा है, इसमें आप 10 वर्ड सीख रहे हैं डेली और उसको आप प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं, तब तो तरीका बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर आप इनका अपने कन्वर्सेशन में और अपने सेंटेंस फ्रेमिंग में इन शब्दों का प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तब यह तरीका आपके लिए हैफेजार्ड और बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है इसे याद रखने में। तो यह तरीका बहुत ही इफेक्टिव है अगर आप इसे प्रॉपरली बहुत ईमानदारी से प्रयास करें तब। नेक्स्ट, रीड इंग्लिश लिटरेचर। आमतौर पर होता क्या है, जब बच्चे स्टूडेंट्स अपने टीचर के पास जाते हैं तो टीचर उन्हें यही तरीका सजेस्ट करते हैं। इंग्लिश टीचर अक्सर यही तरीका सजेस्ट करते हैं कि आप फला लिटरेचर उठाइए और आप इन लिटरेचर्स को अच्छे से पढ़िए, इनकी वर्ड मीनिंग, जितने भी वर्ड्स आपको कठिन लग रहे हैं आप इनके वर्ड मीनिंग को समझिए और इन वर्ड्स की आप लिस्ट बनाइए और इनके सारे सेंटेंसेस के मीनिंग लिखिए। इससे आपको यहाँ याद हो जाता है। लेकिन यह तरीका वाकई बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, बिकॉज ये तरीका सबने प्रयास किया होगा और अगर आप लोग को भी यही लगता है तो आप खुद जानते हैं, मैं तो सजेस्ट नहीं करता हूँ किसी को भी ये तरीका। बिकॉज अगर आप बुक पढ़ते हैं, वो बुक किस लेखक ने लिखी है, फला लेखक ने लिखी है, बट उसका क्या उद्देश्य है लिखने का, उसके अंदर क्या क्या वर्ड्स मिल रहे हैं, क्या वो वर्ड्स आपके एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यूजफुल हैं कि नहीं है, क्या पता वो एग्जाम्स में आएंगे कि नहीं आएंगे। ये तरीका इसीलिए मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि वर्ड्स बहुत सारे मिलते हैं हमें, लेकिन वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट ही नहीं होते हैं। तो इसीलिए यह तरीका तो अच्छा नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट तरीका है वह बहुत अच्छा है, लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी बुक्स। अगर आप इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक्स से कोई वर्ड्स पढ़ते हैं तब तो ये बेस्ट तरीका है, बिकॉज इंग्लिश वोकैबुलरी की जो बुक्स होती हैं वो इसी तरीके से बनाई गई होती हैं कि उसके अंदर आपको वही वर्ड्स मिले जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपकी पहली बुक है जो मैं सजेस्ट करता हूँ, वह बुक है 100 वर्ड्स बाय बैरॉन्स। 100 वर्ड्स बाय बैरॉन्स की ये बहुत ही 1100 वर्ड्स, सॉरी माय मिस्टेक, 1100 वर्ड्स बाय बैरॉन्स की ये बहुत ही अच्छी बुक है, जिसके अंदर आपको ये बुक का कवर है और इसके अंदर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स की सिनोनिम्स, एंटीनिम्स और काफ़ी अच्छे से इसको अरेंज करके दिया हुआ है। अगर आपने 1100 वर्ड्स प्रिपेयर कर लिए तो मान लीजिए आपका 65 to 70% वोकैबुलरी इंप्रूव हो गई है। इसी में से मैक्सिमम वर्ड्स पूछे जाते हैं, तो अगर आपने इसे प्रिपेयर कर लिया तो आपका मतलब कि आधा काम तो हो गया है। नेक्स्ट बुक है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। यह बुक बहुत अच्छी बुक है, इसके अंदर हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, हर एक का मतलब समझाया गया है, अच्छे से वर्ड्स प्रिपेयर किए गए हैं, सेंटेंसेस प्रिपेयर किए गए हैं। यह बुक भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली बुक है। ये इसका फर्स्ट पेज है, कवर पेज। थर्ड बुक है इंग्लिश वोकैबुलरी ऑर्गेनाइजर बाय क्रिस कॉफ। दिस बुक इज़ हाईली रिकमेंडेड बाय मी। यह बुक बहुत ही अच्छा है। अगर आप यह बुक से प्रिपेयर करते हैं तो यह बुक से प्रिपेयर करने के बाद आपको बाकी किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है इंग्लिश वोकैबुलरी प्रिपेयर करने के लिए। इस बुक में हर एक चीज़ों को बहुत ही
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिफाइन किया गया है अच्छे से, और एवरीथिंग इज ग्रुप्ड 100 टॉपिक इंटू 17 सेक्शंस अरेंज्ड बाय टॉपिक्स एंड ऑल्सो अरेंज्ड बाय एटिमोलॉजी। दिस इज़ वेरी इफेक्टिव बुक। अगर आप इस बुक से पढ़ते हैं तो आपको और किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बुक से पढ़ा हुआ 80% से ज़्यादा सिलेबस आपका कवर हो जाता है अगर आपने वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट तरीका है आपका फ्लैश कार्ड्स एंड इमेजेस। फ्लैश कार्ड्स एंड इमेजेस आर मोस्टली यूज्ड बाय स्टूडेंट्स। होता क्या है, बच्चे मार्केट से, स्टेशनरी से फ्लैश कार्ड्स रेडीमेड खरीद लेते हैं जिसके अंदर सिलेक्टेड वर्ड्स गिवन होते हैं, उसकी मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स उस कार्ड के ऊपर लिखे होते हैं, और वो कार्ड बच्चे हमेशा अपने ट्रैवल करते हुए 10-15 कार्ड अपने जेब में रखे रहते हैं, और जब भी उनको याद करना हुआ वो कार्ड्स निकालते हैं और उसे याद कर लेते हैं। बट यह वर्ड्स जो होते हैं वो रिलेटेड वर्ड्स नहीं होते हैं, बार बार आपके सामने वो वर्ड्स दिखते हैं, इससे वो वर्ड्स याद हो जाते हैं। ये तो तरीका है लेकिन ये बहुत इफेक्टिव तरीका नहीं है। अगर आपने वो कार्ड्स आपसे मिस हो गए, मतलब कार्ड्स आपसे गुम गए अगर, तो 10 दिन बाद 12 दिन बाद आप वो जो वर्ड था आपको वो वर्ड याद नहीं रहने वाला है। तो इस तरीके से याद किए हुए सेंटेंसेस वर्ड्स आपको ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में नहीं रहने वाले हैं, इसीलिए यह तरीका बेकार है। नेक्स्ट तरीका है आपका इमेजेस। इमेजेस का तरीका है आपके पास, आपने कोई वर्ड लिया, आपको उसकी मीनिंग जाननी है, आपने उस वर्ड को गूगल पे टाइप किया, आपने उसकी इमेज देख ली, अब वह इमेज जो आपने देखी वह इमेज आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, बिकॉज हमारा दिमाग जो है वो इमेजेस को याद रखता है, इमेजेस को याद रखने की कैपेसिटी दिमाग के पास होती है। तो आपने वर्ड लिया, उसको देखा, उसका इमेज को देखा, इससे आपको ज़्यादा टाइम तक वो वर्ड, उसकी इमेज याद रह जाती है। बट ये तरीका बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग तरीका है। बहुत ही टाइम एफिशिएंट तरीका कौन सा है? वह है आपकी बुक। कौन सी बुक? इंग्लिश वोकैबुलरी ऑर्गेनाइजर बाय क्रिस ग्रॉफ। ये बुक सबसे अच्छी बुक है। अगर आप ये बुक से पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट, माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग के ऊपर मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, अभी मैंने बनाया नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। माइंड मैपिंग टेक्निक बहुत ही बेस्ट टेक्निक है। अगर आप माइंड मैपिंग सीख गए तो इससे क्या होगा, इससे आप डिफरेंट तरीकों से वर्ड को एक प्रॉपर वे में उसको अरेंज कर पाएंगे, उसको रिलेट कर पाएंगे डिफरेंट वर्ड से, जैसे इमोशंस, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इटिमोलॉजी से। मतलब आप डिफरेंट सेक्शंस में उसको डिवाइड कर पाएंगे, जिससे आपको एक वर्ड अगर आपको याद आ गया तो उससे आपको बहुत सारे वर्ड्स उससे आपको याद आ जाएंगे, उनके मीनिंग आ जाएंगे। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, माइंड मैपिंग टेक्निक्स। ये टेक्निक आपको मैं सिखाऊंगा, और अगर आपको सीखना भी है तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाए होंगे, तो आप जाके वहाँ पर भी सीख सकते हैं माइंड मैपिंग टेक्निक्स के बारे में। नेक्स्ट तरीका है एटिमोलॉजी। बहुत ही बेस्ट तरीका है एटिमोलॉजी से सीखने का। एटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्द व्युत्पत्ति, मतलब शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अगर आपने यह सीख लिया तो आपको कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है, कोई और तरीका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एटिमोलॉजी से सीखे गए वर्ड्स हमेशा आपको याद रह जाते हैं। अब जरा सा इसका बैकग्राउंड मैं आपको समझा देता हूँ। शुरुआत में अंग्रेजी भाषा के अंदर 13,500 वर्ड्स थे। शुरुआत में अंग्रेजी भाषा के अंदर कुछ 13,500 वर्ड्स थे। अंग्रेजी भाषा के लेक्सिकोग्राफर्स, जो लोग डिक्शनरी बनाते हैं, उन्होंने लैटिन और ग्रीक वर्ड्स को जोड़ कर अंग्रेजी भाषा का निर्माण किया। उन्होंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। प्रीफिक्स, रूट एंड सफिक्स। प्रीफिक्स, रूट्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? वह वर्ड्स को डायरेक्शन देता है, वर्ड्स की डायरेक्शन देता है। रूट्स क्या करता है? वो वर्ड्स का मूल होता है जो वर्ड्स की पूरी मीनिंग बताता है। एंड सफिक्स क्या होता है? वो वर्ड्स की ग्रामर होती है। तो ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हमारा एटिमोलॉजी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, एटिमोलॉजी सीखने के लिए एक बहुत अच्छी बुक है, वो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एटिमोलॉजी। इस बुक से आप प्रिपेयर कीजिए, आपका एटिमोलॉजी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा और आपको कुछ और सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको एटिमोलॉजी आती है तो आप एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन आप लगभग उस वर्ड्स की सेंस को समझ जाएंगे और जिससे आप आंसर इफेक्टिवली दे पाएंगे। नेक्स्ट, आपको एटिमोलॉजी सीखने के लिए मैं आपको 2 वेबसाइट रेफर करता हूँ, thefreedictionary.com एंड vocabulary.com। ये वेबसाइट्स फ्री हैं। इसके अंदर आपको हर एक वर्ड की एटिमोलॉजी, उससे रिलेटेड वर्ड्स, एवरीथिंग आपको इजीली मिल जाएंगे। मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, लर्न वोकैबुलरी 5 वर्ड्स एवरी डे। 1 मई से आपको रेगुलर 5 वर्ड्स के बारे में, उसकी एटिमोलॉजी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, यूजेस, सब कुछ उस 5 वर्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको वो 5 वर्ड इंस्टेंटली वीडियो के साथ साथ ही आपको याद हो जाएंगे। अच्छा, जिस वर्ड्स का वोकैबुलरी आपको सीखना है, उन वर्ड्स के बारे में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, सर मुझे इन वर्ड्स के बारे में बताइए, तो मैं आपको उन वर्ड्स के ऊपर वोकैबुलरी के वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, सो इसी के साथ ही मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और आपको इन सब तरीक़ों में से कौन सा तरीका अच्छा लगा, इसका आपको कमेंट करना है नीचे कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू फाइंड दिस इज़ हेल्पफुल टू यू। और ऐसे ही
मेरे नई सीरीज़ के वीडियोस को देखने के लिए आप बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू, आपने मुझे अपना समय दिया। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन।